सिंह ने अपनी जेब से एक कम ताकत वाला बम निकाला और सदन के खाली स्थान पर फेंक दिया। धमाका हुआ और पूरा सदन धुएं से भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन भगत सिंह और दत्त अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। उन्होंने दूसरा बम फेंका और हवा में सैकड़ों पर्चे उछाले। पूरा हॉल नारों से गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। उन पर्चों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। यह धमाका किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश तानाशाही की जड़ों पर प्रहार था। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी थी। क्रांतिकारी चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर भाग सकते थे, लेकिन उनकी योजना अलग थी। उन्होंने अपनी पिस्तौलें मेज पर रख दी और हाथ ऊपर कर लिए। वे चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि वे अदालत के कटघरे को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सकें। भगत सिंह जानते थे कि जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकती हैं, लेकिन उनके विचारों को नहीं। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे भारत में आग लगा दी। एक 22 साल का युवक जिसकी आंखों में एक बेहतर भारत का सपना था, अब देश का सबसे बड़ा नायक बन चुका था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली और फिर लाहौर की जेलों में ले जाया गया। जेल के भीतर भगत सिंह ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने देखा कि जेल प्रशासन भारतीय राजनीतिक कैदियों और अंग्रेज कैदियों के बीच भेदभाव करता है। अंग्रेजों को अच्छा खाना, समाचार पत्र और पढ़ने के लिए किताबें मिलती थीं, जबकि भारतीयों को खराब खाना और पशुओं जैसा व्यवहार। भगत सिंह ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें बहुत स्पष्ट थीं कि भारतीय कैदियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए और उन्हें किताबें और समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाएं। अंग्रेज प्रशासन को लगा कि ये लड़के कुछ दिनों में हार मान लेंगे, लेकिन वे गलत थे। यह भूख हड़ताल ऐतिहासिक रूप ले गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने 100 से अधिक दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं खाया। अंग्रेज उन्हें जबरन खाना खिलाने की कोशिश करते, नली के जरिए दूध पिलाने का प्रयास करते, लेकिन क्रांतिकारी अपनी जिद पर अड़े रहे। इसी दौरान उनके साथी जतिन दास ने 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए। जतिन दास की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और कैदियों की कई मांगें माननी पड़ी। जेल का समय भगत सिंह के लिए केवल कष्ट का समय नहीं था, बल्कि यह उनके दिमागी विकास का सबसे अच्छा समय था। वे दिन रात किताबें पढ़ते थे। जेल का अधिकारी हैरान रहता था कि फांसी की सजा मिलने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना पढ़ कैसे सकता है। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना केवल एक भ्रम है और इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए। वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने जेल में हजारों पन्ने लिखे जो आज भी भारत के क्रांतिकारी साहित्य का हिस्सा हैं। असेंबली बम कांड के मुकदमे के दौरान ही अंग्रेजों को सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह की भूमिका के सबूत मिल गए। मुकदमा तेजी से चलाया गया। 7 अक्टूबर 1930 को एक विशेष न्यायालय ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई चाहता था कि इन नौजवानों की जान बच जाए, लेकिन भगत सिंह विचलित नहीं थे। उनके लिए फांसी की सजा उनके लक्ष्य की सफलता थी। वे जानते थे कि उनकी मृत्यु हजारों नए भगत सिंह पैदा करेगी। साल 1931 की शुरुआत देश में भारी तनाव के साथ हुई। एक तरफ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और अंग्रेज वायसराय के बीच बातचीत चल रही थी। मार्च के महीने में गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि क्या गांधी जी इन तीनों वीरों की जान बचा पाएंगे। इतिहास में यह एक बड़ा विवाद रहा है। समझौते के तहत उन सभी कैदियों को छोड़ने की बात मान ली गई जो अहिंसक थे, लेकिन सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह और उनके साथी इस दायरे से बाहर रखे गए। लोग बहुत गुस्से में थे। उनका मानना था कि गांधी जी चाहते तो फांसी की सजा को बदलवा सकते थे। यहाँ तक कि जब गांधी जी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचे तो युवाओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और विरोध में नारे लगाए। यह भारतीय राजनीति का वह समय था जब अहिंसा और क्रांति के दो अलग अलग रास्ते आमने सामने खड़े थे। जहाँ पूरा देश उनकी जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, वहीं भगत सिंह का रुख बिल्कुल अलग था। उनके पिता किशन सिंह ने उनकी जान बचाने के लिए एक याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि उनका बेटा निर्दोष है। जब भगत सिंह को यह पता चला तो वे अपने पिता पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने जेल से एक पत्र लिखा कि पिताजी, मेरा जीवन इतना कीमती नहीं है कि उसे बचाकर मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करूं। मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमूं, ताकि दुनिया देखे कि
कि भारतीय क्रांतिकारी मौत से नहीं डरते। भगत सिंह जानते थे कि उनका जीवित रहने से ज्यादा उनका मरना देश के लिए अच्छा होगा। वे अपनी शहादत को क्रांति का सबसे बड़ा बीज बनाना चाहते थे। फांसी की सजा के लिए 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्हें जेल के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ के विद्रोह का डर था। इसलिए नियमों को दरकिनार करके फांसी का समय 11 घंटे पहले कर दिया गया। 23 मार्च की शाम को ही जेल का कर्मचारी उनके पास पहुंचा और कहा कि समय आ गया है। उस वक्त भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कर्मचारी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का एक पन्ना मोड़ा और खड़े हो गए। यह उस महामानव का साहस था जो अपनी मौत के कुछ मिनट पहले भी ज्ञान की तलाश में था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। वे मौत की सजा पाने वाले कैदी नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो तीन दोस्त किसी उत्सव में जा रहे हों। वे ऊंची आवाज में बसंती चोला के गीत गा रहे थे। जब वे फांसी के तख्ते पर चढ़े तो वहां खड़े व्यक्ति ने पूछा कि कौन पहले जाएगा। सुखदेव ने आगे बढ़कर कहा कि मैं। तीनों ने खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला। भगत सिंह ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाए, इनकलाब जिंदाबाद। शाम के 7:23 पर भारत के 3 सबसे चमकदार सितारे हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनकी आवाज जेल की दीवारों को पार करके बाहर खड़ी भीड़ तक पहुंच गई। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने शवों को उनके परिवारों को नहीं दिया। रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और शवों को दूर ले जाया गया, जहां नदी के किनारे उन्हें जलाने की कोशिश की गई। जब स्थानीय लोगों को पता चला तो वे वहां पहुंच गए। अंग्रेज आधे जले हुए शवों को वहीं छोड़कर भाग गए। अगले दिन पूरे देश में दुख की लहर थी, लेकिन यह दुख आंसुओं वाला नहीं, बल्कि एक नए संकल्प वाला था। भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने वह कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने आजादी की लड़ाई को केवल अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे किसानों और मजदूरों की लड़ाई बनाया। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भारत की धड़कन बना दिया। आज भी जब भारत का युवा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके मन में भगत सिंह की ही आग जलती है। वे केवल एक शहीद नहीं थे, वे एक विचार थे, एक जज्बा थे और एक ऐसी उम्मीद थी जो कभी नहीं मर सकती। बचपन में जिस बालक ने खेत में बंदूकें बोई थीं, उसने अंततः अपने खून से विचारों की ऐसी फसल उगाई जिसने 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगत सिंह की शहादत ने यह साबित कर दिया कि शरीर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन क्रांति की आत्मा को कभी नहीं। भारत माता के उस महान सपूत को शत शत नमन।